नमस्कार, मैं हूं शारिक खान और हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से सोहित मिश्रा। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले उस खबर पर डालते हैं नजर जिस पर रही पूरे दिन सबकी नजर। श्रीकांत त्यागी, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद हरकत में आया प्रशासन। अब वो फरार है, 25,000 का इनामी भी। लेकिन अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर, सरेंडर की अर्जी दी, लेकिन प्रशासन और अथॉरिटीज ने एक्शन लेते हुए उसके घर के बाहर हुए अवैध निर्माण को आज ढहा दिया। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। कोशिश है कि अब उस पर शिकंजा कसा जाए। गैंगस्टर एक्ट तक लगाया गया उस पर। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे नोएडा अथॉरिटी का ये बुलडोजर ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी में कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के घर पहुंचा और घर के आगे और पीछे के अवैध कब्जे जमींदोज कर दिए। उसके घर के सामने पार्क में अवैध तरीके से लगाए गए पेड़ भी उखाड़ दिए गए। श्रीकांत ने अपने ग्राउंड फ्लोर के घर से बेसमेंट जाने के लिए दीवार तोड़कर अवैध तरीके से एक खुफिया रास्ता बनाया हुआ था, उसे भी बंद कर दिया गया। योगी जी के इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा यहाँ के रेजिडेंट खुश हैं और जो नोएडा अथॉरिटी है उनके सीईओ हैं, उनकी भी इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। हालांकि उन्हें ये एक्शन पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन जो हुआ देर आए दुरुस्त आए। जब तक सूरज चांद रहेगा। इस कार्रवाई से सोसाइटी के लोग इतने खुश हुए कि लोगों ने तालियां बजाकर मिठाई बांटी। ये नज़ारा कुछ इस तरह था जैसे किसी फिल्म में खलनायक की हार हुई हो। जो आज अथॉरिटी ने कार्रवाई करी, नोएडा अथॉरिटी ने, हम बहुत खुश हैं। यहाँ नोएडा के डीएम को थैंक्स बोलना चाहेंगे और अथॉरिटी को थैंक्स बोलना चाहेंगे, बीजेपी टीम को थैंक्स बोलना चाहेंगे। कुछ हद तक हमारी जीत हुई है। ये अतिक्रमण हम रोज़ देखते थे और हमें बुरा लगता था कि हमारे आंखों के सामने ये बन गया और हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज योगी जी ने इसको गिरा के हमारी डेमोक्रेसी की, हमारी जनता की, आम जनता की आवाज़ को बुलंद किया। इससे पहले रविवार रात 7 लोग जबरन ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आरोप लगा कि ये श्रीकांत त्यागी के भेजे हुए गुंडे हैं। जब सोसाइटी के लोगों ने उन्हें घेर कर हंगामा शुरू कर दिया तो बीजेपी के सांसद महेश शर्मा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वो शर्मिंदा हैं कि उनकी सरकार में ये सब हो रहा है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लाल कुमार को फोन किया, जब रणजीत को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लिया है। किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद नोएडा के डीएम, कमिश्नर और विधायक पंकज सिंह पीड़ित महिला से मिलने पहुंचे। फिर कार्रवाई शुरू हुई। पीड़ित महिला को सुरक्षा दी गई। श्रीकांत पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। उसकी व्यावसायिक गतिविधियों की जांच शुरू कर दी गई। स्थानीय थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया और उसके 7 करीबियों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी और टावर का उन्होंने एड्रेस बना के और वहाँ से अप्रूवल लेने के बाद ही वो वहाँ पे एंटर किए हैं। अच्छा। अभी उनसे पूछताछ हो रही है। उनके विरुद्ध भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, हाउस ट्रेसपास का केस रजिस्टर। जो भी अक्यूज्ड की अन्य व्यवसायिक गतिविधियां हैं उसके बारे में भी कुछ सूचनाएं मिली है। उसके लिए तत्काल टीम गठित किया गया है, विभिन्न विभागीय टीम गठित किया गया है और उन टीम्स द्वारा उनकी जो अन्य व्यवसायिक गतिविधियां हैं उस पर भी जो कानूनी जाँच करते हुए नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अब तक इस शख्स पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी। कांग्रेस का आरोप है कि वो बीजेपी नेताओं के काफी करीब है। फिलहाल फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी है, जिस पर 10 अगस्त को सुनवाई होनी है। नोएडा के भंगेल गांव का रहने वाला श्रीकांत त्यागी भूमि अधिग्रहण के दौरान जमीनें बेचकर करोड़पति बना। उसके पास अब भी लाखों रुपए का किराया हर महीने आता है। बीजेपी भले ही कहे कि श्रीकांत त्यागी उनकी पार्टी में नहीं है, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें और सोशल मीडिया पर बीजेपी को लेकर उसके पोस्ट पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। ये बात और है कि शुक्रवार तक खुद को दबंग बताने वाला श्रीकांत त्यागी अब 25,000 का इनामी बदमाश हो चुका है। नोएडा से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
तो भले ही 25,000 का इनामी श्रीकांत त्यागी फरार हो, लेकिन उसके जो समर्थक हैं वो बेखौफ नज़र आ रहे हैं। रविवार शाम की ये घटना है, जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। दरअसल जो श्रीकांत त्यागी के जो कुछ गुंडे हैं वो ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने रविवार शाम को हंगामा किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और आज उन्हें ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर की अदालत में पेश किया गया। आरोपियों के वकील उनका बचाव करते नजर आए। वकील का कहना है कि पकड़े गए लोगों का श्रीकांत त्यागी से कोई संबंध नहीं है। सर, सोसाइटी सारी सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी लगे हुए हैं। अगर आपको कहीं भी पथराव मिल जाए, एक दूसरा सर सुनिए, भाई साहब सुनिए, दूसरा एक मीडिया के बंधु आप सब लोग हैं यहाँ, आप फोर्थ पिलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आप समझिए, अगर श्रीकांत त्यागी से इन 6 लोगों में इन्होंने अपनी एंटायर लाइफ में कभी भी संपर्क किया हो तो मैं कहता हूँ ये सारे दोषी हैं। आज तक कोई संपर्क इनका श्रीकांत त्यागी से नहीं है। त्यागी ब्रदर्स ग्रुप की बात हुई है। त्यागी देखिए क्या है, हर एक समाज का, हर एक संगठन का अपना ग्रुप होता है। ऐसी समाज में विभिन्न वर्ग हैं, हर किसी का अपना ग्रुप है। उसमें एक सामाजिक नाते कि भाई एक व्यक्ति के परिवार पे दिक्कत है तो कुछ सोशल लोग, कुछ उसमें एडवोकेट हो सकते हैं, डॉक्टर, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, उसमें वो लोग वहां जाते हैं। ऐसे हम लोग भी करते हैं। आई एम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूँ, उसमें क्या बुराई है। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए। मुकेश, आज आप सारे दिन इस पूरे वाक़े को कवर करते रहे। एक बार फिर से ये साबित हुआ कि गुनाह की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, भले ही उसे सजा, गुनहगार को सज़ा मिलने में थोड़ा वक्त क्यों ना लग जाए। अब उसके सरेंडर को लेकर क्या खबर है और पुलिस उसकी तलाश कहाँ कहाँ कर रही है? देखिए शारिक, जो श्रीकांत त्यागी है उसकी तलाश में 12 जगहों पर छापेमारी हुई है, जिसमें गाज़ियाबाद है, नोएडा है, लखनऊ है, दिल्ली है। इन तमाम ठिकानों पर छापेमारी हुई है, लेकिन जानकारी मिली है कि उसकी लास्ट लोकेशन ऋषिकेश के आसपास मिली है, जहां पर पुलिस की टीम गई है, लेकिन वहां पर भी वो नहीं मिला। अब ये जानकारी मिल रही है कि श्रीकांत त्यागी जिस तरह से लगातार मीडिया का प्रेशर पड़ रहा है, पुलिस कार्रवाई करती जा रही है, उसके बाद जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, उसके बाद वो सरेंडर करने की फिराक में है। तो आज उसने अपने वकील के जरिए सूरजपुर कोर्ट में अर्जी दी कि वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन कोर्ट ने अब 10 अगस्त की तारीख तय कर दी है और 10 अगस्त को उसकी सरेंडर की अर्जी पर सुनवाई होगी कि वो सरेंडर करना चाहिए या फिर कोर्ट उसकी अर्जी को खारिज करता है। लेकिन उसके पहले लगातार जो नोएडा पुलिस है वो तमाम जगहों पर दबिश दे रही है, लेकिन वो पुलिस के हाथ पकड़ में नहीं आ रहा है, ऐसा पुलिस का दावा है। वहीं कल जिस तरह से सोसाइटी के गेट पर झगड़ा हुआ और जो 6-7 लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद अब जो नोएडा पुलिस है वो इस सोसाइटी के अंदर भी है और बाहर भी मौजूदगी है। आप देखें कि ये सोसाइटी का गेट है और यहाँ पर लगातार तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो देखिए हर गाड़ी की जांच कर रहे हैं और जितने भी लोग अंदर जा रहे हैं उनकी जांच की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और जो श्रीकांत त्यागी का आदमी है वो यहाँ पर आ जाए और दोबारा झगड़ा हो। तो इस जांच के चलते यहाँ पर आप देखें कि ट्रैफिक जाम भी थोड़ा सा हो गया है, जो गाड़ियाँ हैं वो पीछे तक लग गई हैं। तो नोएडा पुलिस अब सावधानी बरत रही है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन यही कार्रवाई अगर पहले हो जाती तो शायद ये नौबत ना आती, क्योंकि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका यही कहना है कि वो लगातार शिकायतें कर रहे थे। वो शिकायतें चाहे कब्जे को लेकर हों या फिर जो मारपीट को लेकर हों, गाली गलौज को लेकर हों, लगातार शिकायतें की जा रही थीं। लेकिन आरोप यही है कि ये दबंग आदमी था और चूंकि ये एक बीजेपी से जुड़ा हुआ था, ऐसा लोगों का आरोप है, इसीलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। वो लगातार यहाँ पर अपने बाउंसर लेके पहुँचता था, अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ आता था और ख़ास तौर से महिलाओं के साथ भी वो बदसलूकी करता था। जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है कि वो महिला को किस तरह से गाली गलौज कर रहा है और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद यहाँ पर प्रशासन जागा है और कल जिस तरह से हंगामा हुआ और जो सांसद हैं उन्हें खुद यहाँ पर आना पड़ा, उन्होंने गृह सचिव को फ़ोन किया, तब जाकर अब कार्रवाई हुई है। अब देखना हुआ कि जो श्रीकांत त्यागी है उसे नोएडा पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। शारिक, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश। और जिस तरह से आपने कहा कि पहले पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, अगर पहले की होती तो शायद अब तक ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन अब कार्रवाई के बाद
जो श्रीकांत त्यागी हैं, जो गुंडा जो उनकी जो वीडियो सामने आई थी धमकाते हुए, वो अब दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हैं और सरेंडर करने को तैयार हैं। बहरहाल अब बढ़ते हैं अगली खबर के पास, जो महाराष्ट्र से है। लगभग 40 दिन हो चुके हैं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को, और आखिरकार 40 दिन के बाद आप मानिए कि मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे महाराष्ट्र सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आपको बता देते हैं कि कल सुबह 11 बजे बीजेपी और एकनाथ शिंदे खेमे के विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण कल सुबह 11 बजे होने वाला है। नई सरकार के गठन के 40 दिन होने के बाद अब कैबिनेट विस्तार की सूरत बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही काफ़ी समय तक दिल्ली में, मुंबई में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में लगातार कई बैठक हुए हैं, जिसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आज भी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच लगभग 1.5 घंटे तक बैठक हुई और आखिरकार मंगलवार के दिन महाराष्ट्र में जो कैबिनेट है उसका विस्तार होता हुआ नजर आएगा। देर इसलिए लगी क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो दिल्ली में तय होनी थी। कैबिनेट में पोर्टफोलियो किस किस को मिलेंगे, फॉर्मूला कितना होगा। ये कहा जा रहा है कि जो वादा किया वो निभा नहीं पाई बीजेपी, ऐसा अंदर खाने कई सारे सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन रिकॉर्ड पे कोई संकेत आता नहीं है। इसलिए इन खबरों की पुष्टि कैसे किससे की जाए, ये एक बड़ी समस्या होती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये मनमुटाव था अंदर इस कैबिनेट को बनने में, जिसकी वजह से आप देखिए कि खुद एकनाथ शिंदे घर पे रहे और देवेंद्र फडणवीस को, अपने डिप्टी सीएम को उन्होंने दिल्ली भेजा। उन्होंने कहा, उनका कहना था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो 7 बार गए हैं पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एकनाथ शिंदे, ताकि बातचीत सारी तय हो पाए। होम मिनिस्ट्री किसके पास होगी इसको लेकर खींचतान थी, इसमें कोई शक नहीं है। खींचतान खत्म हो गई है क्या? अगर कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब ये कि उस पर कुछ बातचीत बन चुकी है। अब जो तय हुआ है उसके हिसाब से तो अभी ये है कि बीजेपी नए चेहरों को मौका देगी और शिवसेना जो अपने पुराने चेहरे हैं, जो पिछली सरकार में मंत्री थे, उनको भी मौका देगी। उनको ही पहले मौका मिलेगा। अब सवाल ये है कि किसकी तरफ से कितने। तो जो पहले था फॉर्मूला वो 60-40 का फॉर्मूला था, यानी कि 60% के करीब बीजेपी की तरफ से बनते और 40% के करीब शिंदे सरकार की तरफ से बनते, माफ करिए शिंदे गुट की तरफ से बनते। अब जो मसला फंसा हुआ है इस वक्त में वो ये है कि कुल जमा तमाम लोगों को तमाम कैबिनेट का एक्सपेंशन एक साथ हो जाएगा या फिर ये किश्तों में किया जाएगा। इसकी संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है कि ये पूरा मामला किश्तों में किया जाएगा, ताकि जो असंतुष्ट हैं उनको संभाला जा सके। और वैसे भी इस सरकार का फोकस 2024 ज्यादा दिखाई दे रहा है, और जो बीजेपी की पूरी रणनीति है वो ज्यादा से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेकर है। जो उद्योग गुट के लोग हैं उनको हरवाया जा सके और उनकी सीटों पर कब्जा किया जा सके, ये तमाम योजनाओं के तहत हो रहा है या बातचीत चल रही है। सोहित, अब महाराष्ट्र से निकलकर बिहार चलते हैं, जहां जेडीयू और बीजेपी की सरकार में जो गठबंधन है वो अब टूट के कगार पर है और जल्द ही बताया ये जा रहा है कि जेडीयू इसकी घोषणा कर सकती है। और वैकल्पिक सरकार की अगर बात करें तो जेडीयू, आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने की तैयारी में है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू के विधायक तोड़ने की कोशिश कर चुकी है और आरसीपी सिंह ने उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई थी। नहीं, अभी सरकार की सेहत की बात कहाँ है। अभी तो सरकार चल रही है और हमने कहा कि जदयू में कुछ बातें घटी हैं, हुई हैं, उस पर विमर्श और विश्लेषण के लिए बैठक बुलाई गई है। अब उसमें क्या क्या बातें आती हैं, उसके क्या क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं, उसके बाद दल के सारे वरीय लोग बैठ के फैसला लेंगे। तो क्या उसके बाद एनडीए पर भी चर्चा हो सकती है और इस बैठक में? चर्चा कोई निर्धारित तो सिर्फ एक विषय है जो हम कह रहे हैं आपको। बिहार के जो नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए आगे भी हम इस गठबंधन धर्म के माध्यम से एनडीए को इंटैक्ट रखेंगे। उसमें किसी प्रकार का, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहता है वो बेबुनियाद है, गलत है
और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है।